जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप लोग को आधुनिक भारत का जो है शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के मद्देनज़र आपको लोग को देखते हुए हमने आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एक भाग पढ़ा रहे और एक भाग जो चल रहा है, आज से शुरुआत हो रहा है आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत में पहला जो चैप्टर है, भारत में यूरोपियों का आगमन, इस चैप्टर को जो है हम एंजॉय करेंगे। तो आइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे कि यूरोपियों का आगमन किस तरह हुआ हमारे देश पे और किस लिए आए और लगभग यहाँ किस तरह से पांव जमाया और 300 वर्ष तक इस देश पे शासन किया। उसी का आज स्टार्टिंग शुरुआत हम करने जा रहे हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो पहला जो है, भारत में यूरोपियों का आगमन, यह चैप्टर का नाम है, भारत में यूरोपियों का आगमन। साथियों, इस आगमन में हम पढ़ेंगे यूरोपियों किस तरह आए। तो पहले भी जो है व्यापार होता था। ये देखिए, ये पूरे विश्व का नक्शा है। भारत की स्थिति यहाँ पे है और यूरोप का इस क्षेत्र यहाँ पे यूरोप है। तो प्राचीन काल में जो है एक रेशम मार्ग होता था जिसे सिल्क रूट कहते थे। वो भारत से होते हुए इस तरह का रेशम मार्ग जाता था जिसे कहा जाता था रेशम मार्ग। तो इस मार्ग पे जो है प्राचीन काल में कुषाण का अधिकार था। इस मार्ग पे यहाँ से रेशम मार्ग की रूट होती थी और इस क्षेत्र में इसी मार्ग से वाय स्थल की ओर व्यापार होता था, जिस पे इस मार्ग पर अधिकार था कुषाणों का। लेकिन जब कुषाण के अधिकार के बावजूद जब कुछ समय बाद जो है इस पे तुर्क का अधिकार हो गया, तुर्क आक्रमणकारियों का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया तुर्क का। और तुर्क का रेशम मार्ग पर अधिकार होने के बाद रेशम मार्ग अवरुद्ध हो गया और फिर इसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता तलाश करने की होड़ लगी। तो इस तरह इसका प्राचीनतम इतिहास रहा इस क्षेत्र में और इस रेशम मार्ग से व्यापार होता था, बिजनेस होता था। तो ये इतिहास रहा रेशम मार्ग का। लेकिन आधुनिक काल में हम बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये रोमन साम्राज्य में आएगा। रोमन साम्राज्य, इसमें इधर इस साइड पूर्वी रोमन साम्राज्य था जिसे बिजेंटियन साम्राज्य भी, और इस साइड जो था पश्चिम रोमन साम्राज्य। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य था और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य। इस साइड ही ओटोमन साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, इस साइड ओटोमन साम्राज्य था। ये ओटोमन जो तुर्क थे काफ़ी लड़ाकू होते थे। इसने हर समय इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करता था और इस पे वो अपना सिक्का जमाना चाहता था। और 1453 में ये पूर्व पश्चिमी रोमन साम्राज्य यानी ओटोमन तुर्क को इस पे सफलता मिली और पूर्वी रोमन साम्राज्य हार गया, जिसकी राजधानी थी कस्तुंतुनिया थी। और ये जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य हार चुकी थी। उसके बाद जो है इस पे ओटोमन साम्राज्य या ओटोमन तुर्क या पश्चिमी रोमन साम्राज्य का इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया। ये इस साम्राज्य के जो भी लोग थे सब इस्लाम को फॉलो करते थे। तो जब इस पे कब्जा होने के बाद इस व्यापार की जो रूट थी यूरोप से भारत इस साइड, ये पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि व्यापार के लिए इस स्थल से होते हुए व्यापार यूरोप तक होता था, या तो यहाँ से लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर
से होते हुए इस साइड व्यापार होता था, या तो फारस की खाड़ी होते हुए इस तरफ व्यापार होता था। लेकिन जब इस पे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अब यूरोप के लोग व्यापार के लिए परेशान हो गए, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये इस्लाम बाहुल क्षेत्र था और ये क्रिश्चियन बाहुल क्षेत्र था। जब ये लोग क्रिश्चियन लोग जब इधर व्यापार इस रूट से करते जाते थे तो इधर इसे पकड़कर धर्मांतरण कर लेता, पूरे तरीके से इस साइड जो है इसे धर्मांतरण कर लेता, जिसके कारण काफ़ी जो है यूरोपीय लोग यूरोपीय व्यापारी इस क्षेत्र से जाने से भय खाने लगे। उसके बाद ये सारा व्यापारिक रूट बंद हो गया, क्योंकि यदि हम लाल सागर होते हुए हम भूमध्य सागर तब पर भी यहाँ पे ओटोमन तुर्क है, यहाँ पे ये यहाँ इसकी सेना खड़ी रहती थी और रोक देती थी। या लाल सागर फारस की खाड़ी से जाते हैं तो यहाँ भी ओटोमन की सेना रहती थी, या स्थल रूट से जाते थे तो यहाँ भी उसकी सेना इस्लाम की सेना खड़ी रहती थी। तो इस कारण जो है साथियों इस व्यापारिक रूट का खात्मा कर सकते हैं, इसका खात्मा हो चुका था। इस पे जो प्राचीन काल में जो रेशम रूट थी वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई। अभी हाल फिलहाल में चाइना का जो बहुत अच्छा योजना, बहुत ही उसका योजना वन बेल्ट इनिशिएटिव, शायद रेशम मार्ग के जैसा ही इसकी यह योजना थी। जब पूरे रास्ते अवरुद्ध हो गया तो यूरोप जो है व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तलाशने का होड़ लग चुका था, क्योंकि यूरोप में व्यापार मुख्य रूप से मसाला का होना था, मसाला करता था, जो भारत को एक राज्य है मसालों का बगीचा कहा जाता था। तो मुख्य रूप से मसाला का ये व्यापारी करते थे। मसाला आखिर उसे क्यों ज़रूरत थी इसको हम जानेंगे। मसाला इसलिए ज़रूरत थी कि इस क्षेत्र में ठंडे प्रदेश हैं और उस समय फ्रीज की व्यवस्था नहीं थी, तो मांस खराब ना हो इसके लिए मसाला को प्रिजर्व करने के लिए मसाला का उपयोगी होता था, और मसाला से 1-2 दिन 10 दिन तक मांस को प्रिजर्व करके रखा जाता था। इसलिए मुख्य रूप से व्यापारी को मेन ज़रूरत मसाला की थी। उसके बाद यहाँ पे फिर यूरोप में कृषि वर्ग उभर के आया, और कृषि वर्ग जो था वो काफ़ी धनी वर्ग था, और धनी वर्ग को भोग विलासिता की वस्तुओं की ज़रूरत थी, तो उसके लिए व्यापार का होना बहुत ही ज़रूरी था। तब जो है इसके लिए यूरोप के लोगों के लिए एक अलग मार्ग खोजने की होड़ सी आ गई, जिसमें 2 देश खासा इंटरेस्ट लिया, जिसमें था एक स्पेन और एक पुर्तगाल। इसने वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए काफ़ी मन तन से लगा, और वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए इसने रास्ता अख्तियार किया, और वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए इसने रास्ते को चुना। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार यूरोप ने वैकल्पिक मार्ग खोजकर फिर भारत पे किस प्रकार जो है भारत से व्यापार करना शुरू किया। तो चलिए हम देखते हैं आगे। साथियों, आपको मैप के माध्यम से हमने जो है रेशम मार्ग का इतिहास बताया था, फिर उसी का कुछ फैक्ट जो परीक्षा के लिए उपयुक्त है उसका इतिहास को हम समझेंगे। साथियों, रेशम मार्ग पे पहले किसका अधिकार था? कुषाण का। उसके बाद रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? यूरोप एवं भारत को जोड़ता था। किस लिए जोड़ता था? ये मुख्य रूप से यहाँ से व्यापार होता था। लेकिन कालांतर में इस पे क्या हुआ? तुर्क का इस रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया, जिससे रेशम मार्ग क्या हुआ? अवरुद्ध हो गया। ये तुर्क जो है आपको हम मैप में पढ़ा दिए हैं कि ओटोमन तुर्क ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी, क्योंकि बार बार जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करता था,
ओटोमन तुर्क काफ़ी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और 1453 में इसने सफलता मिली और उसने पश्चिम रोमन साम्राज्य को वो जीत लिया, कस्तूनतुनिया पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है इस रेशम मार्ग पूरे तरह से अवरुद्ध हो गया, पूरे रूप से जो है वो व्यापारिक रूट ख़त्म हो गई, क्योंकि उस व्यापारिक रूट में एक तरफ जो है तुर्की जो इस्लामिक सेना थी वो जो है बैरियर का काम करने लगी। इस कारण से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे दुनिया में व्यापार के लिए काफ़ी हाहाकार सा मच गया, जिसमें जो यह जो समय था, यह जो काल था, यह मुख्य रूप से इसके बाद का काल था। विश्व स्तर पर सामुद्रिक मार्ग की खोज का काल था। यह जो इसके बाद जो काल था एक वैकल्पिक रास्ता खोज का मार्ग काल था, यानी सामुद्रिक मार्ग खोज का काल था। तो देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो है यूरोप का एक दो देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। ये दोनों ने वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए और वैकल्पिक मार्ग पाने के लिए, सामुद्रिक मार्ग खोजने के लिए इस दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि उस समय जो था, जो वो काल था, उस समय पूरे यूरोप में जो है रोमन कैथोलिक चर्च, मध्ययुगीन रोमन कैथोलिक चर्च का कब्जा था, जिसका मुख्यालय रोम था। उसका मुख्य जो पोप था, उसी के माध्यम से वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन होती थी। उसमें पोप ने यह आदेश पुर्तगाल और स्पेन को दे दिया कि जाओ वैकल्पिक मार्ग को खोज करो, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल ने दोनों योजना बनाई। उसने योजना बनाई कि जब पृथ्वी गोल है तो क्यों नहीं पूर्व की तरफ से या पश्चिम की तरफ से घूमकर हम जो है भारत तक पहुंचा जाए। तो जिसमें जो है पुर्तगाल ने पूर्व की तरफ जाने का योजना बनाया और स्पेन पश्चिम की तरफ। उस समय पुर्तगाल के जो शासक थे जॉन द्वितीय थे और स्पेन के जो शासिका थी इसाबेल और शासक फर्डिनेंड वन। इसने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। पुर्तगाल के एक नागरिक थे जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। इसने जो है 1487 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तर मासा अंतरिक्ष कहा जाता है, उसका खोज किया। कौन खोज किया? तो पुर्तगाल के नागरिक थे बार्थोलोम्यो डियाज, जिसने उत्तर मासा अंतरिक्ष का खोज किया। ये है उत्तर मासा अंतरिक्ष। उत्तर मासा अंतरिक्ष खोज करने के बाद उत्तर और पूर्व की दिशा का आसानी से वहाँ से ज्ञान हो गया और यह समुद्रिक मार्ग खोजने के लिए एक बेमिसाल एक जो है समुद्री मार्ग खोजने के लिए एक आसान कर दिया और आसान रास्ता बना दिया। उसके बाद जो है एक नागरिक था कोलंबस। ये मुख्य रूप से इटली का रहने वाला था। यह काफ़ी साहसी नागरिक था, इटली का रहने वाला था। इसने जो है पहले पुर्तगाल के दरबार में गया और उसने वहाँ के पुर्तगाल के शासक से कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, संसाधन दीजिए, हम वैकल्पिक रास्ता को ढूंढ लेंगे। लेकिन पुर्तगाल के शासक सहायता नहीं उपलब्ध कराए। उसके बाद यह स्पेन के दरबार में गया, जिसमें स्पेन की शासक इसाबेला शासिका और फर्डिनेंड वन ने इसे सहयोग किया और साधन भी दिए और पैसा भी दिए। और उसने स्पेन के साहसी यात्री ने भारत को खोजने के क्रम में, ये खोज में निकला था भारत। कौन? कोलंबस। लेकिन 1494 ईस्वी में वह बहामा द्वीप को खोज किया। निकला भारत खोजने कोलंबस, लेकिन 1494 में उसने बहामा द्वीप को खोज कर दिया। और
इसके आसपास का जो क्षेत्र का था नाम वो नई दुनिया रखा गया। यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा। जब बहामा द्वीप पर कोलंबस का नाव टकराया तो उसने सोचा कि ये इंडिया है, लेकिन वास्तविक रूप में ये अमेरिका था, क्योंकि वहाँ के लोग को इसने देखा तो सोचा गोरा लोग है, इसलिए उसने कहा रेड इंडियन। इसलिए आज भी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। फिर इटली के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। इसने नई दुनिया यानी अमेरिका का 3 बार यात्रा किया, इसलिए इसका नाम अमेरिका रखा गया। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे इसका नाम अमेरिका रखा गया। फिर उसके बाद वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का नागरिक था। इसने केप ऑफ गुड होप होते हुए इसने केरल के मालाबार तट कालीकट नामक स्थान पर गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के साथ पहुंचा। तो इसने भारत की खोज की। कौन? तो वास्को डी गामा। कब की थी? तो 21 मई 1498 ईस्वी में जो कालीकट के पास पहुंची और 21 मई 1498 को। और यह जो है वहाँ के शासक ने जमोरिन थे, जिसने काफ़ी वास्को डी गामा को स्वागत किया। तो इस प्रकार आप इसका फैक्ट को देख सकते हैं। कुछ और मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं। यहीं पे है पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाल है। पुर्तगाल के सबसे पहला जो नागरिक था बार्थोलोमियो डियाज, इसने 1487 में इस केप ऑफ गुड होप, यही है उत्तम मासा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, इसी को कहा जाता है उत्तम मासा अंतरिक्ष, क्योंकि समुद्र में जो इस तरह का निकला हुआ भाग होता है इसका नाम होता है केप। तो ये दिशा का यहाँ से ज्ञान पूर्व व पश्चिम का आसानी तरीक़ा से हो गया, जिससे दिशा का ज्ञान हो गया। और 1498 में जो है कोलंबस वास्को डी गामा साहब इस देकर भारत पहुँचे और केरल के तट पे पहुँचे। और